चाय सभी ने बनाई होगी, अदरक सभी ने कूटा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोर्टर एंड पेस्टिक। छलनी लग रही है थोड़ी थोड़ी, हमने एक छलनी ले ली, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं है, एंड यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा कार्बन हमेशा इसके बराबर वाला होता है। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ जिसका नाम है बायोलॉजी डाउट टेस्टर। बाकी थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो पिजन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर, जो कि क्लास 11 का एक चैप्टर है, एंड इसको लेकर काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो फाइनली इस चैप्टर पे मैंने वीडियो बना दी है। इस चैप्टर की जितने भी इंपोर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम लोग कवर करके चलेंगे। नीट एग्जाम्स में जितने भी इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगी। नीट पीवाईक्यू हो या फिर अपकमिंग क्वेश्चंस हो, नो मैटर, सब चीजें मैं इस चैप्टर में आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को केवल फोकस देना है, बाकी का काम आप मुझ पे छोड़ दो। यानी इस वीडियो में आए हो तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बायोमोलिक्यूल है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। यानी ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स इन अ लिविंग सेल आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आपके क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या बायोमोलिक्यूल्स, फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात करते हैं CO2, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल होते हैं, नहीं होते, केवल ऑर्गेनिक। तो आपके CO2, Mg+, Ca+, Na+ नहीं, ये सब बायोमोलिक्यूल नहीं होते। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, अमीनो एसिड and nucleotide, these are all what biomolecules and also these are organic compounds, as मैंने आप लोगों को बताया कि all organic carbon compounds। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये चीजें बायोमोलिक्यूल नहीं है। एनटीए वाले कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, these are what बायोमोलिक्यूल। तो आज के चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, A living tissue contain both organic and inorganic compound। हम लोग को पता है हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल जो है वो मिलकर हमारे टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से मिलकर ही हमारी बॉडी पार्ट्स वगैरह जो है, बॉडी ऑर्गन्स जो है वो मिलकर बने हुए हैं। अब एक चीज देखो, A living tissue contain both organic and inorganic compound। अब जो लिविंग टिश्यू है वो आपका दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करके रखता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड्स। भाई ये तो इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में हमारे आ जाते हैं वाटर, सॉल्ट, CO2, O2, एसिड एंड बेस। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, और बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। यानी हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अमीनो एसिड से, देन हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड बेसिस, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद अमीनो एसिड। बात कर लेते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, हैंस कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड क्या है, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है एक अमीनो ग्रुप, याद रखो, एक अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप जो कि अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पर आपका जो अमीनो ग्रुप है, यानी जो अमीनो ग्रुप है वो है यहाँ पर आपका NH2। एंड एसिडिक ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, आप लोग COOH ले लो, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। एंड यहाँ पे जो बोल रहा है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से यहाँ पर क्या मतलब है, अगर मान लीजिए ये कार्बन लगे हुए हैं एंड यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा कार्बन हमेशा इसके बराबर वाला होता है, तो इस कार्बन पर क्या होगा, आपका एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड आर ग्रुप। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें 4 वैलेंसी, यानी अगर मैं बोलूं इस चीज से क्या मतलब है समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, क्या क्या बोल रहा है ये, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, यानी हाइड्रोजन। कार्बन की आपकी 4 वैलेंसीज होती है, इतना आप लोगों को पता है, यानी 4 एटम्स ही कार्बन जो है वो कैरी कर सकता है। यहाँ पर हो गया एक आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है आपका अमाइनो ग्रुप, ओके हमने अमाइनो ग्रुप ले लिया। नेक्स्ट बोल रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप,
यानी इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्वाइन होगा एंड लास्ट हमारा कोई सा भी एक आर ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर किसका है? आपका अमाइनो एसिड्स का। एसिड नाम में आ रहा है, जाहिर सी बात है एक एसिड ग्रुप भी होना चाहिए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। अमाइनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। अब आप लोग देख सकते हो अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आपका दिख रहा है NH2, ओके, एंड एन एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन है और एक आपका आर ग्रुप ज्वाइन होता है। ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है कि किस तरह का यहाँ पर आर ग्रुप लगेगा, उसके बेसिस पर अमाइनो एसिड के नेम जो है वो भी चेंज होते हैं। वो सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अभी चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट बात करते हैं, बेस्ड ऑन द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड। यानी मैंने आप लोग को अभी बताया था लास्ट स्लाइड में कि आर ग्रुप के बेस पर हम लोग डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को स्टडी करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट, इफ द आर ग्रुप इज हाइड्रोजन। अगर जैसे मैंने आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर बताया था, कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसीज होती है जिसमें आपका एक अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है और एक आपका आर ग्रुप होता है। इधर आप लोग देखो, अगर वो आर ग्रुप आपका हाइड्रोजन है तो अमाइनो एसिड कौन सी होगी? ग्लाइसिन नाम की अमाइनो एसिड होगी। स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका अमाइनो ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन जो कि प्रेजेंट तो रहती है, बेस्ड करता है आपके आर ग्रुप पे। तो आर ग्रुप देखो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। तो कौन सी अमाइनो एसिड होगी? ग्लाइसिन होगी। अब ये चीज आप लोगों को मैचिंग में भी दी जा सकती है। इसके अलावा भी हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको शायद स्ट्रक्चर दे दे या फिर आर ग्रुप के नेम दे दे और सामने अमाइनो एसिड्स के नेम दे दे, तो आप लोग मैचिंग कर सकते हो और भी कई तरीके से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द आर ग्रुप इज मिथाइल। अब यहाँ पर अगर आर ग्रुप आपका मिथाइल होता है यानी मिथाइल ग्रुप होता है तो आपकी कौन सी अमाइनो एसिड होगी? एलेनिन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो जरा, इफ द आर ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल मिथाइल। अगर आर ग्रुप आपका यहाँ पर हाइड्रोक्सिल मिथाइल है तो कौन सी अमाइनो एसिड होगी आपकी? सीरीन। तो ये आपको नेम्स जो है वो याद करने होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आर ग्रुप क्या है आपका यहाँ पर? हाइड्रोक्सिल मिथाइल। तो कौन सी अमाइनो एसिड हो जाएगी? सीरीन। तो वही मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ, इस तरीके के अमाइनो एसिड्स एंड ग्रुप आर ग्रुप का आप लोग मैचिंग में देख सकते हैं, आप लोग वन वर्ड में देख सकते हो, काफी सारे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच अकर इन प्रोटीन and 3 of them are shown in the last slides. As we know, प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड्स की चेन होती है जिससे मिलकर आपका एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, इतना आप लोगों को पता होगा। अब उसमें 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है, जिसमें से 3 की हम लोग अभी जस्ट बात करके चुके हैं, which is alanine, glycine and serine. As मैंने लिखा हुआ है 3 of them are shown in the last slide. Next देखो, based on number of amino acids and carboxyl group there are acidic, basic and neutral amino acid। यानी हम लोग अगर बात करें कार्बोक्सिल ग्रुप की, उसी कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो एसिड पर बेस जो है आपकी अमाइनो एसिड 3 टाइप की होती है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तीनों की बात करते हैं। फर्स्ट आप लोग देखो जरा, एसिडिक में क्या हो रहा है? CH है, आर ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी एक एसिडिक ग्रुप है, तो ये कैसी अमाइनो एसिड हो जाएगी? हमारी एसिडिक हो जाएगी। नाम फॉर एन एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ग्लूटामिक एसिड। यानी जो स्ट्रक्चर है आपका किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूटामिक एसिड का। नेक्स्ट बात करते हैं जरा, तो अभी हम लोगों ने एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करी। नेक्स्ट देखो जरा बेसिक, जिसमें आपका क्या हो जाता है? COOH ग्रुप नहीं है, केवल COO माइनस यानी हाइड्रोजन जो है यहाँ से हट चुका है। दैट्स मीन कोई भी एसिड ग्रुप बाकी नहीं है, इसलिए एसिडिक नहीं होगी। कैसी हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी। एग्जांपल आप लोग दे सकते हो बेसिक अमाइनो एसिड का लाइसिन। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रल में आप लोग देख सकते हो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर NH3 माइनस हो गया है। बाकी न्यूट्रल अमाइनो एसिड का जो एग्जांपल है वो है यहाँ पर आपका वेलिन। इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन आप लोग के बच सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जरा, अब एक लास्ट पॉइंट देखिए अमीनो एसिड का, जिसमें आपकी कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी आ जाती है जिनके नाम आप लोग देख सकते हो, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। यानी 3 ऐसी अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कैसी होती हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक आप लोग समझते हो जिसमें बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपकी कैसे होते हैं? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है यहाँ पे आपके ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। दीज आर 3 अमाइनो एसिड्स व्हिच आर एरोमेटिक। नेक्स्ट फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं फैटी एसिड्स पर। अमाइनो एसिड कंप्लीट हो चुका है, अब फटाफट से बात कर लेते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स हैज एन कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द आर ग्रुप। क्या समझ में आ रहा है? यानी फैटी एसिड्स के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि आपका किससे अटैच होता है? आर ग्रुप से अटैच होता है। आर ग्रुप यहाँ पर आपका मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। मिथाइल यहाँ पर आपका क्या होता है? CH3, या फिर इथाइल ग्रुप भी हो सकता है यानी CH3
CH2 मिथाइल एंड इथाइल। अब आपका R ग्रुप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी से अगर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ जाए वो आपका क्या बना देता है, फैटी एसिड्स बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं फैटी एसिड्स के। पहला एग्जांपल आपका पाल्मिटिक एसिड एंड दूसरा है आपका एरिकिनोटिक एसिड। अब ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बनता है नीट एग्जाम में कि पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एरिकिनोटिक एसिड में आपके 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। बात समझ में आ रही है? इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट पीवाईक्यू है इसलिए बात समझा रही हूँ क्योंकि 20 कार्बन दे दिया था पाल्मिटिक एसिड में, सही गलत पूछा था। असर्शन रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, ज्यादातर इन दोनों को लेकर असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें ये दे दिया जाता है कि पाल्मिटिक एसिड है 20 कार्बन, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कार्बन नंबर तो सेम दे देते हैं, यानी पाल्मिटिक एसिड 16 एंड एरिकिनोटिक एसिड हैज 20 कार्बन, लेकिन आगे क्या लगा देते हैं, एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो वहां पर गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट्स भी ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता था, ये अभी इतना स्लाइड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। फैटी एसिड्स भी यहाँ पर आपके दो टाइप के होते हैं, फटाफट से देखते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सैचुरेटेड, अगर फैटी एसिड्स आपके किसी भी तरीके का डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, यानी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, आर ग्रुप के साथ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ज्वाइन हो रहा है जो कि क्या बना देता है, फैटी एसिड्स बना देता है। अब अगर उसमें किसी भी तरीके का, उस स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो आपके कैसे हो जाएंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट आपके अनसैचुरेटेड, यानी एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी अगर स्ट्रक्चर में पाया गया, दैट्स मीन वो कैसे हैं आपके अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट देखो, अनदर सिंपल लिपिड्स आर 3 ग्लिसराइड, यानी ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल लिपिड आप लोगों से पूछ लिया जाएगा और काफी सारे आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको किस पे टिक करके आना है, ग्लिसराइड पे टिक करके आना है। ग्लिसराइड यहाँ पर आपका क्या है, एक सिंपल लिपिड है, इस पे बहुत सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी है। ग्लिसराइड में भी आपके 3 टाइप के ग्लिसराइड आ जाते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। यानी ग्लिसराइड का जो भी आपका ग्रुप है वो जैसे जैसे जुड़ता जाएगा वो क्या बनाता जाएगा, मोनो, डाई एंड ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसराइड भी आपको किससे मिलकर बनेगा, ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, CH2OH, CH2OH एंड CH2OH, यही मिलके क्या बना देंगे, ग्लिसराइड। ग्लिसराइड में भी और स्ट्रक्चर ज्वाइन होकर क्या बना देंगे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो याद आप लोगों को इसमें रखना क्या है कि सिंपल लिपिड आपका यहाँ पर क्या है, ग्लिसराइड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, these are also called fats and oils have lower melting point, example gingery oil। यानी लिपिड्स आपके फैट और ऑयल जो है इनको भी हम लिपिड्स ही बोलते हैं। एक चीज आप लोगों को याद कर रखनी है कि ऑयल का जो है बहुत ज्यादा लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जिंजरी ऑयल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम लिपिड्स हैव अ फास्फोरस एंड फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जांपल आ गया आपका लेसिथिन। यानी आप लोग का क्वेश्चन सिंपली यही आएगा कि किस टाइप के लिपिड्स में, यानी आप लोग को एग्जांपल दिया जाएगा ऑप्शंस में और पूछा जाएगा किस टाइप के लिपिड्स में फास्फोरस और फास्फोराइलेटेड कंपाउंड्स पाए जाते हैं। आप लोग काफी सारे एग्जांपल दे देंगे, आपको टिक किस पे करके आना है, लेसिथिन में। ठीक है, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फैटी एसिड भी हमारा यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट होता है। नाउ हम लोग मूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस पर। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैज हेटेरोसाइक्लिक रिंग आर द नाइट्रोजनस बेसिस। सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड बेस पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होता है ये, ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हो। रिंग जैसे हम लोग बेंजीन की एक रिंग बनाते हैं इस तरीके से, इसी तरीके से एक हेटेरोसाइकिल 5 कार्बन की रिंग होती है। ठीक है, जो कि मिलकर आपका क्या बनाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं। एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, दीज आर ऑल व्हाट, नाइट्रोजनस बेसिस। अब when the nitrogenous bases found attached to sugars, अगर यही नाइट्रोजनस बेसिस आपके शुगर से जाकर अटैच होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। एंड अगर when phosphate group will also added, it is called nucleotide। यानी सिंपली मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस, हमें पहुंचना है न्यूक्लियोटाइड तक। उससे पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए, नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, ये सारे आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। इसमें आपका शुगर ऐड होना चाहिए, तो ये आपका बना देगा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेसिस में शुगर ऐड है, दैट्स मीन न्यूक्लियोसाइड। अगर इसी में आपका फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है, वो आपका क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड। और हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की, यानी न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, न्यूरिडीन एंड साइटिडीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। इसमें ही बस हम लोगों को आइलिक एसिड जोड़ना है, यानी न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे आपके एडेनाइलिक एसिड, गुआनाइल थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली, यानी डीएनए और जो आपका आरएनए है यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपके कंटेन करते हैं केवल और केवल न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोसाइड्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। बात समझ में आ रही है? ये आपके कुछ एग्जांपल्स से, नाइट्रोजनस बेसिस ही है ये, न्यूक्लियोसाइड्स आपके एडेनोसिन, गुआनोसिन वगैरह हो जाएंगे एंड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आपके एडेनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, ये सब हो जाएंगे। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए केवल न्यूक्लियोटाइड ही कंटेन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट। इसी के साथ हम लोगों ने अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड आपके जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपका नया टॉपिक आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। क्या होता है फटाफट से देखते हैं। मेटाबोलिटीज, पहले तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज में ये मेटाबोलिटीज क्या होता है, आर द स्मॉल मॉलिक्यूल दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड, ड्रग्स, केमिकल्स और देयर ओन टिश्यू, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने टिश्यू को या फिर किसी फूड को या फिर किसी ड्रग्स को, किसी केमिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे हमारा क्या निकलता है, कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो कि क्या है आपके मेटाबोलिटीज। एग्जांपल देखो, अमाइनो एसिड एंड शुगर। एक बात बताओ, आपके पास एक मिट्टी का घड़ा है और आप उसको फोड़ रहे हो, उसके फोड़ने के बाद क्या बिखरेगा, मिट्टी बिखरेगी, उसमें से कुछ सोना निकल के आएगा। जाहिर सी बात है, आप लोग मिट्टी का घड़ा फोड़ रहे हो तो मिट्टी ही निकलेगी। सेम चीज यहाँ पर हो रही है, मॉलिक्यूल को अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो वो मॉलिक्यूल जिन जिन चीजों से बना हुआ है वही तो ब्रेक डाउन होगा। क्या निकलेगा, अमीनो एसिड, शुगर। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बायोमॉलिक्यूल के अमीनो एसिड शुगर से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर आपका मेटाबोलिटीज में भी आते हैं दो, प्राइमरी मेटाबोलिटीज एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। क्या होता है फटाफट करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे प्राइमरी मेटाबोलिटीज की। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेटाबोलिटीज की। When other than these metabolites or such compounds are found in plant, fungal, microbial cells are called primary metabolites। अभी मैंने आप लोगों को मेटाबोलिटीज क्या बताया था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अमीनो एसिड्स, शुगर्स। तो ये इसमें बात कर रहे हैं कि प्राइमरी मेटाबोलिटीज अगर मेटाबोलिटीज से अदर जितने भी कंपाउंड है वो आपको अगर फंगल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, माइक्रोबियल सेल्स में अगर पाए जा रहे हैं, वो है आपके प्राइमरी मेटाबोलिटीज, यानी कुछ मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि मेटाबोलिटीज से अदर है, वो आपके कैसे हैं, प्राइमरी मेटाबोलिटीज। प्राइमरी मेटाबोलिटीज प्लेज रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी हमारे अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होने होते हैं उसमें जो आपके रोल कौन निभाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलिटीज निभाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फटाफट से देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। नाउ बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलिटीज की। सेकेंडरी मेटाबोलिटीज को डिवाइड करने का कुछ भी नहीं है, बस आपकी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलिटीज दी हुई है एनसीईआरटी में, और ये आपको जरूर से याद करने की। आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी में ये टेबल आप लोगों की बनी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टेबल को अगर आपने छोड़ दिया तो इस चैप्टर में से जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं ना वो आप लोग छोड़ रहे हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भर भर के आ चुके हैं। टॉक्सिन पूछ लेंगे आप लोगों को, ये एब्रिन और राइसिन बताओ टॉक्सिन क्या है। और हाँ, ज्यादातर मैं आप लोगों को बता दूं मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इस पूरी टेबल में से मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग को ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेपरेट करके दे दिया जाएगा एंड फटाफट से इसे मैच करो। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें मैचिंग से रिलेटेड ही आते हैं, या फिर हो सकता है पूछ लिया जाएगी व्हेन ब्लास्टिंग एंड कर्क्यूमिन्स आर द व्हिच मेटाबोलिटी, तो आप लोगों को टिक करके आना है ड्रग्स, तो आप लोग वैसे भी याद कर दीजिएगा। इसके रोल्स एज पर एनसीईआरटी अभी पता नहीं लगा है, जैसे कि हम लोगों ने प्राइमरी मेटाबोलिटी से पढ़ा था, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उसका रोल होता है। सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का भी पता नहीं लगा है एज पर योर एनसीईआरटी। क्या लिखा है, मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। कुछ इसके रोल्स पता लग गए हैं कि हाँ ये थोड़ा ह्यूमन वेलफेयर वगैरह में काम आते हैं। एंड ऑल्सो सम हैव इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, यानी कुछ किसी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है एंड कुछ आपके कुछ ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं, जिसका कुछ मेजर रोल, कुछ स्पेशल रोल जो है वो अभी तक पता नहीं किया गया। ठीक है, तो ये टेबल जरूर से याद कर लीजिएगा, इसमें से 101% क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल आपके दो टाइप के होते हैं, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बायोमॉलिक्यूल आपके दो है, माइक्रो एंड मैक्रो। क्या डिफरेंस है, क्या है, सबको समझते हैं। मान लो मैंने एक लिविंग टिश्यू ले लिया, किसी का भी, एनिमल का भी हो सकता है, वो प्लांट्स का भी हो सकता है, एक लिविंग टिश्यू ले लिया जिसको मैंने एक मोर्टर के अंदर डाल दिया। मोर्टर,
व्हाट इज मॉर्टर अभी बताती हूँ। ये एक मैंने लिविंग टिश्यू ले लिया जिसको मैंने एक मॉर्टर के अंदर डाल दिया एंड इसको पकड़ के कूट दिया विच इज पेस्टिक। अदरक सभी ने कूटा होगा, चाय सभी ने बनाई होगी, अदरक सभी ने कूटा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्टर एंड पेस्टिक। जो आपकी जिससे आप कूटते हो अदरक, जिससे आप लोग अदरक को बारीक करते हो, वो आपके होते हैं क्या, मॉर्टर, और जिससे आप लोग कूटते हो वो होती है आपकी पेस्टिक। ये रही आपकी पेस्टिक। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, फॉर एन एग्जाम्पल यानी यहाँ पर सिंपली लिविंग टिश्यू को ब्रेक डाउन किया है। कैसे ब्रेक डाउन किया है ये आप लोग स्टोरी की फॉर्म में जान सकते हो। एक मॉर्टर पेस्टिक ले लिया और लिविंग टिश्यू को पकड़ के कूट दिया। अब जब इसको हमने कूट दिया तो यहाँ पर इसके काफी सारे पीसेस हो गए, ठीक है, काफी सारे इसके लिविंग टिश्यू के पीसेस हो गए। फिर हमने क्या करा, इसको एक छल्ली टाइप मानते हो, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल को हमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तभी हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या कंपाउंड जो है वो माइक्रो है, क्या क्या मैक्रो है। तो हमें इसको अलग करना है। तो मान लो हमने एक छल्ली ले ली, चाय सबने छानी भी होगी, ठीक है, क्या ये छल्ली लग रही है, थोड़ी थोड़ी, हमने एक छल्ली ले ली, ठीक है, ये आपकी छल्ली है जिसमें हमने ये पूरा लाके डाल दिया। अब हमने इसको जब डाला तो जो पार्ट इस छल्ली में ऊपर रह गया ये क्या है आपके, ऑब्वियस सी बात है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जो पार्ट इस छल्ली में ऊपर रह गया ये क्या है आपके, ऑब्वियस सी बात है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस भी आप लोग जान सकते हो। मैक्रो माने बड़ा और माइक्रो माने बहुत छोटा। तो ये जो आपके छल्ली में ऊपर रह गए ये है आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और ये आपकी कैसे, ये आपका पूल कैसा हो गया, एसिड इनसॉल्युबल पूल। इनसॉल्युबल है तभी तो नहीं जा पाया। कैसा आपका है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कोई भी चीज में सॉल्युबल अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, यानी हमने इसमें ये डाल दिया। यहाँ पर जो चीज रिटेंटेड रह गया है वो आपका क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और जो चीज आपकी नीचे आ चुकी है, यानी छन की जो चीज नीचे आ चुकी है ये क्या है आपके, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो कि पास हो गए, छल्ली में जो छेद होते हैं उसके थ्रू पास हो गए, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो और ये कैसा पूल हो जाएगा आपका, एसिड सॉल्युबल पूल। हाँ ये सॉल्युबल हो गए, इसकी वजह से तो छलनी से छन कर आ गए, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे थे। बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने एक मॉर्टर पेस्टिक लिया, लिविंग टिश्यू को पकड़ के कूट दिया, उसके बाद उसके पीसेस हो गए, उसके अंदर छान लिया। जो भी पीसेस जो आपकी छलनी में रह गए यानी ऊपर की साइड रह गए वो आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। एंड उस पूल को आप लोग क्या बोलोगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। वो प्रॉपर तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाए एंड काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रह गए, दैट्स व्हाई वो पास ऑन नहीं हो पाए। एंड ये जो आपके हैं ये आपके एसिड सॉल्युबल पूल, और कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रो। अब इतना आप लोगों को समझ में आया बायो माइक्रो एंड मैक्रो। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से इन दोनों के डिफरेंस की। फटाफट से बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बायो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो की पहले बात करते हैं, फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। मैंने आप लोगों को क्या बताया, एसिड सॉल्युबल पूल यानी जो चीज सॉल्युबल हो गई है और उस छल्ली से जो वो पास हो चुकी है, यानी एसिड सॉल्युबल पूल में आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डेल्टन, यानी 18 to 800 डेल्टन तक इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 to 800 डेल्टन। मैक्रो की अगर हम लोग बात करें तो फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल एंड मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना होगा, मोर देन 1000 डेल्टन। तभी कैसे हैं ये बड़े हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल हैज 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपके 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। दोबारा बताती हूँ, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, दीज आर द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब एक बड़ा ही क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में इतना प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि व्हाई लिपिड्स आर पुट इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों, जबकि इनका जो साइज होता है लिपिड्स का वो कम होता है 1000 डेल्टन से, और जबकि माइक्रोमोलिक्यूल की साइज क्या है, मोर देन 1000 डेल्टन। लेकिन इनके तो लेस देन 1000 होता है, समथिंग 800 की रेंज में आ जाता है। तो इन्हें तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखना चाहिए। व्हाई लिपिड्स आर कंसीडर एज अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ये इतना मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना कि बायोमोलिक्यूल्स में से पता नहीं लोग इसी क्वेश्चन को सबसे ज्यादा ही उठाते हैं। क्या रीजन है, फटाफट से देखते हैं।
हाँ जी, तो बात करते हैं बड़ी फेमस क्वेश्चन पे, क्या है, व्हाई लिपिड्स कम अंडर बायो मैक्रोमोलिक्यूल ऑल्दो देयर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, जबकि उसका वेट 800 डाल्टन तक क्रॉस नहीं करता, क्यों उसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल में रखा गया है, क्यों, रीजन फटाफट से देखते हैं। बिकॉज व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, cell membrane and other membrane broken into pieces and forms a vesicle which are not water soluble. Membrane is in the form of vesicle gets separated and along with the acid insoluble pool and lipids are not strictly biomer. क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। देखो हम लोग ग्राइंड, मैंने आप लोग क्या बताया, लिविंग टिश्यू को हम लोग ग्राइंड करते हैं, तो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू को लेके ग्राइंड कर देंगे, ठीक है, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड हो गया, अब इसको ग्राइंड करने के बाद इसके पीसेस हो जाएंगे, इसके मेम्ब्रेन्स के और बहुत भी सारी चीजों के इसके पीसेस हो जाएंगे, यही मिलकर क्या बना लेते हैं, एक वेसिकल फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक वेसिकल, जिसकी वजह से साइज तो इसका वही रहता है, लेकिन यानी 800 से इसका साइज एक्सीड नहीं करता, लेकिन क्योंकि मिलकर वेसिकल्स बना लेते हैं तो एक सरफेस एरिया खेल रहे थे, जिसकी वजह से एसिड इंसोल्यूबल पूल में ही रह जाते हैं, सॉल्युबल पूल में वो पास ही नहीं कर पाते। ऑल्सो ये आपके वाटर सोल्यूबल भी नहीं रह पाते, मतलब ये वाटर में सोल्यूबल ही नहीं हो पाते, इनका साइज वही रहता है, लेकिन क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाते, मैंने लिखा हुआ है नॉट वाटर सोल्यूबल, जिसकी वजह से ये सोल्यूबल पूल में पास ही नहीं कर पाते, इनसोल्यूबल में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कंसीडर किया जाता है, आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है, मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसोल्यूबल पूल, hence lipids are not strictly biomacromolecule. मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड्स आपका बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, उसको वहां रखा गया है लेकिन वो नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन चीज तो साइज पे डिपेंड करती है, साइज इसका 800 से ज्यादा जा ही नहीं रहा, इसलिए वो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन उसको मैक्रो में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाया गया है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो ये इसका आंसर है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको लिखकर आपके अपने जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं एनुअली, उसमें लिखकर आओगे, बढ़िया बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। ऑल्सो नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में आ रही है इस क्वेश्चन का मतलब? अगर आप लोग समझ गए हो तो वेरी गुड, ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है आज के टाइम का, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल हम लोगों ने पढ़े थे 4 कंपाउंड्स, प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में बात कर ली है, अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में। प्रोटीन देखिए जरा, प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड मेड अप ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, यानी काफी सारी अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बना दे रही है, आपका प्रोटीन बना दे रही है, जो कि ज्वाइन होता है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो काफी सारी अमाइनो एसिड्स मिलकर आपके क्या बना देती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म। मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दिया है कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन, जिसमें से 3 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नाम अगर आप लोग को याद हो तो मन में ही रिवाइज करो। क्या वो एलेनिन, ग्लाइसिन एंड सीरीन है? यस। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन में भी आपके 2 आते हैं, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर की अगर बात करें तो when one monomer repeating n number of time, यानी एक ही अमाइनो एसिड बार-बार रिपीट हो रही है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दे रही है, वो आपका कैसा हो जाएगा, होमोपॉलीमर। और हेटेरोपॉलीमर में when more than one monomer join, अगर यही more than one monomer यानी एक टाइप की अमीनो एसिड है वो ज्वाइन हो रही है, एक पूरी चेन बना दे रही है, फिर दूसरी टाइप की अमीनो एसिड आई, उसने ज्वाइन होके सेम टाइप की अमीनो एसिड ने ज्वाइन होके वो बना दी, लेट मी टेल यू, ये मान लो आपका मोनोमर है, ठीक है, ये क्या है आपका मोनोमर, और ये क्या आपके अमीनो एसिड, बीट्स क्या है आपके अमीनो एसिड्स, और ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये क्या बना रहे हैं, आपका मोनोमर बना रहे हैं। फिर एक और प्रोटीन आई, एक और अमीनो एसिड्स फॉर्म आए, यानी ये दूसरे अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड है, जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, मोनोमर बना रहे हैं। अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे, जिसे हमने क्या बोला है, हेटेरोपॉलीमर। बात समझ में आ रही है इस टाइप का? तो प्रोटीन आपके 2 पार्ट होते हैं, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। फटाफट से नेक्स्ट चलते हैं। अभी जैसे हमने प्रोटीन पढ़ा, आपकी 2 टाइप की होती है, अमीनो एसिड्स भी यहाँ पर आपकी 2 टाइप्स की होती है। कौन सी? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल की पहले बात करते हैं। एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ and have to be supplied through diet. Dietary proteins are the source of the essential amino acid.
यानी ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं ये हमारी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, हमें डाइट के अकॉर्डिंग इनको हमें लेना पड़ता है, यानी ऐसा फूड खाना पड़ता है जिसमें ये डाइटरी प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट हो, और वो उसमें हमारे क्या होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर ही क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। नॉन एसेंशियल जो है वो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो कि हमारे लिए एसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसेंशियल है वो हमें डाइटरी प्रोटीन्स यानी डाइट के थ्रू हमें ये अपनी बॉडी में इनको लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो जरा फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर ट्रांसपोर्ट करना है हमें न्यूट्रिएंट्स का तो उसमें ये हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइट फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, कुछ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उससे फाइट करने में भी ये प्रोटीन काम आती है, जाहिर सी बात है। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह भी प्रोटीन वर्क करती है। नेक्स्ट, ये आगे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन नीट एग्जाम में, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में जो सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो है आपकी क्या, कोलेजन। नेक्स्ट देखो, रूबिस्को विच इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, यानी पूरे बायोस्फीयर में जो अबंडेंट प्रोटीन है वो है आपकी रूबिस्को। फुल फॉर्म आप लोग देखो, राइबोलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बाकी एनिमल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो कोलेजन जो है वो आपकी अबंडेंट प्रोटीन है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको जरूर से याद रखने हैं। फटाफट से मूव ऑन करते हैं पॉलीसेक्राइड पे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। फर्स्ट पॉइंट देखो जरा, पॉलीसेक्राइड आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, यानी पॉलीसेक्राइड आपके शुगर्स से मिलकर बना हुआ था। जैसे प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से ज्वाइन होकर बनता है, वैसे आपका पॉलीसेक्राइड शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीसेक्राइड का यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला है आपका सेल्यूलोज, कंसिस्टिंग वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज। सेल्यूलोज आपका ग्लूकोज से ज्वाइन होकर बनता है और ग्लूकोज यहाँ पर आपका क्या है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ज्वाइन होकर क्या बना देंगे, पॉलीसेक्राइड। जैसे कि उधर होमोपॉलीमर ज्वाइन होकर क्या बना रहे थे, हेटेरोपॉलीमर, वैसे ही। सेकंड एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड का स्टार्च। थर्ड है ग्लाइकोजन। लास्ट है आपका इंसुलिन, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी बार पूछा गया है। इन्यूलिन आपका पॉलीमर होता है किसका, फ्रक्टोज का। याद रखो, इन्यूलिन, देयर इज नॉट इंसुलिन, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन है, इसमें एस नहीं है, ठीक है। पॉलीमर किसका है, फ्रक्टोज का है। काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो, इन अ पॉलीसेक्राइड चेन right end is called reducing end and the left end is called non reducing end। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो। तो हम लोग देखते हैं इस लाइन से क्या मतलब है। in a polysaccharide chain right end is reducing end and left end is non reducing end। reducing का क्या मतलब है, यानी कोई ना कोई ग्रुप यानी कोई ना कोई मॉलिक्यूल यहाँ से जाहिर सी बात है रिड्यूस हो रहा है यानी निकल रहा है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का अगर राइट एंड पकड़े, इसमें से हम ये H हटा देंगे, इधर से O हटा देंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा आपका। क्या यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा आपका? क्या मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से बना सकती हूँ? मैं दोबारा बताती हूँ। यहाँ पर आपका OH प्रेजेंट था, इसके राइट एंड पे यहाँ पर आपका OH प्रेजेंट था एंड इसके भी राइट एंड पर OH प्रेजेंट था। मैंने इसमें से दोनों H और एक O यानी वाटर निकाल दिया, यानी H2O निकाल दिया, तो क्या बचा, केवल O बचा, जिससे मैंने यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से और भी जितनी भी आपके शुगर्स हैं वो एड ऑन होकर चली जाएंगी। इसलिए बोला गया है कि लेफ्ट एंड से कोई भी आपका ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा है, कोई भी ग्रुप रिड्यूस नहीं हो रहा है। राइट एंड जो है वो आपका कैसा है, रिड्यूसिंग एंड। कैसा है आपका ये, रिड्यूसिंग एंड। बात समझ में आई, ये है इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, starch form a helical secondary structure. It can hold I2 molecules in the helical portion and starch I2 is blue in color। ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्च जो है वो आपका कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हेलिकली से क्या मतलब होता है, कुछ इस तरीके से, यानी कॉइल्ड होता है, ठीक है। हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है एंड इट कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्च जो है वो अपने अंदर I2 मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है अपने हेलिकल पोर्शन में। और स्टार्च I2 आपका किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। लेकिन सेल्यूलोज जो है उसका स्ट्रक्चर हेलिसेस नहीं होता, जिसकी वजह से वो I2 भी कंटेन नहीं कर पाता या फिर I2 होल्ड नहीं करता। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि व्हाई सेल्यूलोज कैन नॉट होल्ड I2 बिकॉज इट हैज नॉट अ कॉम्प्लेक्स हेलिसेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, exoskeleton of arthropods
मेड अप ऑफ काइटिन हैविंग मोनोमर एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या मतलब है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं। तो जो एक्सोस्केलेटन है किसका, आर्थ्रोपोड्स का, जिसका क्या नाम है, मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन यहाँ पर आपका एक पॉलीसेकेराइड है जो कि काफी सारे मोनोमर से मिलकर बनता है, और वो मोनोमर यहाँ पर आपका क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बात समझ में आ रही है कि एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि पॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन यानी आउटर एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का, जो कि काइटिन से बना होता है। वो काइटिन आपका एक पॉलीसेकेराइड है जिसका मोनोमर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। पॉलीसेकेराइड आप लोगों का खत्म हो चुका है। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर बना रहे थे आपके न्यूक्लियोटाइड्स, एंड आप न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपके क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। क्या है वो, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी एक के ऊपर एक, यानी समथिंग आप लोग समझ सकते हो। न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ वन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वन मोनोसेकेराइड एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने किसको बोला था, नाइट्रोजनस बेस को बोला था। वन मोनोसेकेराइड और फॉस्फेट ग्रुप मिला के आपके क्या बन जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। Heterocyclic compound are the nitrogenous bases in which adenine and guanine are the purines and cytosine and thymine are the thymine and uracil are the pyrimidine। ये आपका एक important question है कि adenine and guanine मिलकर क्या बनाते हैं, purines, and cytosine, thymine and uracil, ये तीनों आपके क्या है, pyrimidine है। ठीक है। Sugar found in polynucleotide is either ribose or deoxyribose। अब जो शुगर्स पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड में, वो या तो डीऑक्सीराइबोज होती है या फिर राइबोज होती है। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं है, राइबोज में ऑक्सीजन होगी, तो डीऑक्सीराइबोज यानी नहीं है। क्या नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग बाद में पढ़ोगे। इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो शुगर किस में प्रेजेंट होगी, डीएनए में। आरएनए में आपकी राइबोज शुगर। मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, अगर मैं बात करूं पहले राइबोज की, तो राइबोज का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का होता है। OH एंड H ग्रुप प्रेजेंट होता है, H एंड OH, H एंड OH एंड CH2OH और नीचे H। ये आपका क्या है, राइबोज शुगर। बात समझ में आ रही है आपकी, क्या है, राइबोज शुगर। अब डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन हट गया, इसी में से दूसरे कार्बन में से जो है वो आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, यानी ये देखो H और यहाँ पर क्या आएगा, केवल H। बाकी आपका सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, CH2OH, H एंड ये सब भी पूरा आपका सेम ही रहेगा। लेकिन दूसरे कार्बन पे से क्या है, आपका ऑक्सीजन हट जाता है, केवल H बचता है, इसलिए इस पूरे शुगर को हम लोग बोलते हैं क्या, डीऑक्सीराइबोज। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब डीएनए में आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है एंड आरएनए में आपकी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसी के साथ हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स बायोमोलिक्यूल्स के कवर कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। डोंट वरी, हम लोग लेके आएंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं इसकी सारी चीजें बताऊंगी, जितने भी टॉपिक रिमेनिंग रह गए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, काफी सारे केमिकल रिएक्शंस और उससे रिलेटेड भी काफी सारे टॉपिक, यानी बायोमोलिक्यूल्स में जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो मैं आप लोगों के कवर करूंगी पार्ट 2 में। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया हो, तो लाइक कर देना इस लेक्चर को एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। बाकी जब तक मेरा सेकंड पार्ट आएगा, इस वाले लेक्चर की जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनको रिवाइज कर लेना, ताकि सेकंड पार्ट में आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। बढ़िया से चैप्टर हम लोग फटाफट से रैप अप कर देंगे एंड सेकंड लेक्चर में भी हम लोग इसी तरीके से क्लियरिटी से मैं सारी चीजें आप लोगों को उसमें भी समझाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। बाकी अब बात आती है इसके नोट्स की, क्या आप लोगों को इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो में कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वहां पर जाके आप लोग क्लिक करना और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, जिसका नाम है बायोलॉजी डाउट डस्टर। यूट्यूब चैनल की तरह ही वहां पर आप लोगों को सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को किस चैप्टर के नोट्स चाहिए वो लोग आप मेरी रिसेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपना कमेंट। इस चैप्टर के नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे। कमेंट मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर फटाफट से चेकआउट कर लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग एंड स्टे ट्यून्ड।